हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो एक हॉल की तरफ भागता है, आईवान उसे आके बैग से पकड़ लेता है और फिर उसके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करता है। उसके क्लॉज को हटाने की कोशिश करता है और फाड़ देता है। इधर सारे सर्वेंट सर नीचे करके खड़े थे क्योंकि वो ऐसे अपने मास्टर को नहीं देख सकते। वेइंग उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था और चिल्लाता है। तभी एक आवाज़ आती है, आईवान। जो आईवान था वो फ्रीज़ हो जाता है और विंग भी। और विंग की बिल्कुल कंडीशन ख़राब थी। विंग रो रहा था और उसके हाथों को अपनी टमी से हटाने की कोशिश कर रहा था और अपने शोल्डर से। तभी आईवान देखता है डोर की तरफ, सामने वांगजी था। तभी आईवान तुरंत ही विंग को छोड़ देता है और दूर होता है। वांगजी हैरान था। जो कुछ भी वो देख रहा था उसे देखने के बाद वो फ्रीज़ हो गया था। विंग भी देख रहा था वांगजी को। विंग तुरंत ही आईवान के हाथों को हटाता है क्योंकि अब वो लूज़ हो गए थे। विंग उसे पुश करता है, टर्न होता है उसके हाथों को हटाने के बाद और आईवान के चेस्ट पे हाथ रख के उसे पुश करता है। आईवान 2 कदम पीछे होता है। विंग दौड़ता है वांगजी की तरफ और अचानक से वांगजी के पीछे छुप जाता है और विंग डरा हुआ था। वांगजी देख रहा था हैरानी से। वांगजी कहता, आईवान ये सब क्या है? वो सर्वेंट से कहता है, अभी के अभी सब बाहर जाओ। तभी सर्वेंट हाँ में सिर करते हैं और अब हॉल में कोई भी नहीं था, मतलब सब घर से ही बाहर चले गए थे। वांगजी विंग को देखता है, थोड़ा सा पीछे नजरें करके तिरछी आई से। विंग छुपा हुआ था। वांगजी आईवान को देखता है और कहता है, ये सब क्या है? आईवान कहता है, डैड आप यहाँ, आप तो 1 मंथ बाद आने वाले थे। आप अचानक से कैसे, इतनी जल्दी, 1 वीक में? तभी वांगजी कहता है, मुझे काम आ गया था अर्जेंट, इसलिए मुझे आना पड़ा मिडिल में ही। लेकिन ये सब क्या है? तभी आईवान कहता है, डैड। और वो आता है वांगजी के पास। विंग और डर जाता है और वांगजी के कोट को पकड़ लेता है टाइट करके। वांगजी कहता है, ये सब जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सब क्या है आईवान? तभी आईवान कहता है, डैड कुछ भी नहीं, वो तो बस विंग के साथ मैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, क्वालिटी टाइम। तभी वांगजी कहता, क्वालिटी टाइम? ऐसे हॉल में, सर्वेंट के सामने, वो भी इस तरीके से? मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये क्वालिटी टाइम था। ऐसा लग रहा था कि तुम फोर्स कर रहे हो। तभी जो आईवान था कहता, डैड मैं क्यों करूँगा, मेरी वाइफ है वो। आप क्या बोल रहे हैं? हम दोनों की लव मैरिज हुई है, आप भूल रहे हैं क्या? मैं प्यार करता हूँ उससे और वो मुझसे। और वो देखता विंग की तरफ और विंग को आंखें दिखाता है। तभी विंग डरा हुआ था। आईवान कहता है, डैड आप भी ना। विंग ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तुम डैड के पीछे हो, इधर आओ। अच्छा नहीं लगता तुम अपने फादर इन लॉ के सामने इस कंडीशन में। डैड मुझे पता नहीं था, वरना मैं ये सब अपने रूम में करता। विंग काँप रहा था बस। तभी वांगजी कहता है, 1 सेकेंड आईवान। तभी वो कहता है, विंग ये सब क्या है? क्या तुम भी आईवान के साथ बाहर ये सब कुछ कर रहे थे या फिर आईवान कर रहा था? मुझे बताओ। तभी विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। आईवान कहता है, डैड आप क्या पूछ रहे हो उससे? वो आपका सन इन लॉ है। आखिर वो कैसे बताएगा कि हम रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे? आपसे अच्छा कौन जानता होगा? डैड प्लीज़, प्राइवेसी। तभी वांगजी कहता है, प्राइवेसी का मतलब पता है? अगर प्राइवेसी तुम्हें चाहिए थी तो अपने रूम में करते ये सब कुछ, ऐसे सबके सामने नहीं। तभी विंग कहता है, ये झूठ झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ। विंग कहता है, आपने देखा नहीं? आईवान की हालत ख़राब। तभी वांगजी कहता है, क्या? विंग धीरे से डरते हुए आगे आता है और अपनी कंडीशन दिखाता है। विंग कहता है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर में चोट लग गई है जल्दी उतरने की वजह से सीढ़ियों से, और मेरी हालत देखिए। वांगजी विंग के फेस पे निशान देख रहा था, स्लैब के, फिंगर्स के, और विंग की कंडीशन। विंग खुद को हाइड कर रहा था, विंग के कपड़े शोल्डर से फटे हुए थे। वांगजी आईवान को देखता है हैरानी से और विंग को, और कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ। तुम दोनों की लव मैरिज थी ना, तो ये सब क्या है? विंग कहता है, हाँ लव मैरिज थी, मैंने इनसे प्यार किया था, लेकिन शायद इन्होंने नहीं किया।
मुझे मुझे धोखा दिया। इन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। इन्होंने मुझसे मुझसे सिर्फ मेरी इस बॉडी के लिए मुझसे शादी की है, कोई प्यार नहीं है। आपको पता भी है ये कैसे बिहेव कर रहे हैं शादी की रात से मेरे साथ। मैंने सोचा शायद गुस्से में या टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत बुरे हैं। आज हद पार हो गई। मैंने रहना चाहता हूँ इनके साथ। वांग जी कहता है व्हाट, ये सब आईवान। उन्हें गुस्सा आती है, मतलब कि वांग जी को। वांग जी अपने बैग को रखता है वहीं हॉल के काउच में और आईवान के पास आता है और सीधे आईवान के कॉलर से पकड़ के एक हाथ से उसे आगे करता है और कहता है ये सब क्या है? आईवान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ है और तुम इस तरीके से, इसलिए तुमने शादी की थी। तभी वांग जी को देखता है आईवान और कहता है डैड ये ज़्यादा सोच रहा है और बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हस्बैंड डिमांड नहीं करते अपनी वाइफ से? देखिए डैड, मैंने बस कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, इसने मना किया तो मैं गुस्से में आ गया था और कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आईवान बहुत डर रहा था अपने डैड से। तभी वांग जी कहता है सच कह रहे हो? तभी आईवान कहता है हाँ डैड। वही कहता है झूठ है, ये झूठ है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये गलत कह रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैंने मना किया तो मुझे मारा है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता आईवान, और वो रख के एक देता है स्लैप आईवान के फेस पे। तभी आईवान कहता डैड, और वो विंग को घूर के देखता है क्योंकि कभी भी आईवान पे हाथ नहीं उठाया था वांग जी ने। तभी वांग जी कहता मैंने तुम्हें ये सिखाया? तुम्हारी मॉम आज ये सब कुछ देख रही होंगी तो कितनी ज़्यादा दुखी होंगी। तुमने पूरा नाम ख़राब कर दिया है अपनी मॉम का और मेरा। इस तरीके से बिहेव करते हैं अपनी वाइफ के साथ। तभी वांग जी को देखता है आईवान और कहता डैड, आपने मुझे इसकी वजह से मारा, पहली बार लाइफ में। तभी विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता है तुमने काम ही ऐसा किया है, वो झूठ क्यों बोलेगा? आईवान कहता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, ये झूठ बोला है। मैं इससे रोमांटिक हो रहा था। क्या मैंने गलत किया अपनी वाइफ से रोमांटिक होना? ये गलत है। विंग कहता है ड्रिंक करते हो? तभी आईवान कहता है हाँ करता हूँ। विंग कहता है स्मोकिंग करते हैं? तभी आईवान कहता है हाँ करता हूँ, और डैड को पता है। डैड क्या आपको नहीं पता मैं करता हूँ? तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है हाँ मुझे पता है। विंग कहता है मैंने मना किया था, इन्होंने छोड़ दिया, मुझसे कहा आप कभी नहीं करेंगे, लेकिन शादी के बाद फिर से वही सब कर रहे हैं। तभी आईवान कहता है डैड क्या इसे छोड़ना इतना ईजी है? क्या मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं है? मैं क्या अपनी मर्ज़ी का कर नहीं सकता हूँ? वो इनको समझना चाहिए। क्या मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ कि ड्रिंक करो और स्मोक करो? नहीं ना, तो वो मुझे फोर्स क्यों कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ? तभी वांग जी कहता है ये सब बातें तुम्हें शादी से पहले क्लियर करनी चाहिए थी ना उसके साथ, तब तो तुमने हड़बड़ी में शादी कर ली और अब इसे मजाक समझ रहे हो। आईवान कहता है डैड बस मैंने इतना कहा कि मैं अपनी चीज़ें नहीं छोड़ पाऊँगा, ईजी नहीं है मेरे लिए, कोशिश की थी मैंने, नहीं हो पा रहा है तो क्या करूँ? तभी विंग कहता ठीक है चलिए मान लिया इस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन शादी के बाद दूसरे ओमेगास के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो, रात भर बाहर रह रहे हो, एक हफ्ते घर नहीं आ रहे हो, इसका क्या समझूँ मैं? आप खुद देख लीजिए डैड कि इनकी बॉडी पे नेल्स के निशान है और ये आज ही आए थे, एक हफ्ते से ये घर पे नहीं है। आपके जाने के बाद मुझे मारने के बाद वहाँ से निकल गए थे एक हफ्ते के लिए और तब तक घर नहीं आए। ये सब कुछ कर रहे हैं दूसरे ओमेगास के साथ। क्या ये सही है अपनी वाइफ के होते हुए किसी और के साथ ये सब कुछ करना? तभी वांग जी देखता और कहता क्या तुम दूसरों के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो? तभी आईवान कहता डैड ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो आईवान के कॉलर से उस शर्ट को हटाते हैं और देखते कॉलर बोन पे निशान थे, और वो थोड़ा सा हटा के देखते मतलब जैसे खींच के हटाते हैं तो निशान थे। तभी एक स्लैब और रख के देते हैं और कहते हैं सच में मुझे तुम पे ध्यान देना चाहिए था, मुझे लगा मैं तुम्हें जो भी कुछ सिखाता हूँ समझाता हूँ तुम उसे मानते हो, अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो,
मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता था जितना टाइम भी दे पाऊँ तुम्हें दूँ, हर चीज़ अच्छी सिखाऊँ। लेकिन तुमने सिर्फ बैड हैबिट सीखी। मुझे गुस्सा आ रही है तुम पे आज। तुमने मेरा सर झुका दिया है सभी के सामने कि मैंने कैसी परवरिश दी है तुम्हें। आयुवान गुस्सा करता है और कहता है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और वो बढ़ता है विंग की तरफ। तभी वांग जी बीच में आता है। विंग डर जाता है, बट वांग जी आ गया था बीच में। तभी आयुवान को घूरता है वांग जी और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि अपने बाबा के होते हुए तुम विंग को टच भी कर पाओ, उसे हाथ लगाओ, वो भी मेरे सामने। इतनी हिम्मत है आयुवान। तभी आयुवान पीछे होता है और कहता है डैड, और वो विंग को घूर के देखता है और कहता है ठीक है, आप अपने बेटे को नहीं मान रहे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है और कहता है मैं तुम्हें क्या मान रहा हूँ क्या नहीं, ये तुम अभी नहीं समझोगे। तुमने जो किया है बहुत गलत किया है, ये वांग जी अपने मन में सोच रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है और विंग रो रहा था। वांग जी कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता है कैसे बताता, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, और फ़ोन में किसी का भी नंबर नहीं है, सिर्फ इनका है। मेरा फ़ोन चेंज कर दिया था इन्होंने, मैं क्या करता। विंग की कंडीशन ख़राब थी। तभी जो वांग जी था अपना कोट उतारता है और विंग के ऊपर डाल देता है और कहता है एक काम करो, तुम रूम में जाओ। तभी विंग देखता है रूम की तरफ जहाँ पे आयुवान गया था। विंग डर रहा था। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा हस्बैंड है। विंग देखो वो ठीक नहीं है, मैं उससे बात करूँगा, अभी गुस्से में मैं समझाऊँगा। तुम जाके थोड़ा प्यार से समझाओ, आयुवान समझेगा, प्यार की भाषा समझेगा, बाकी उसकी पनिशमेंट मैं तय करूँगा। डोंट वरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं उसे समझाऊँगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम दोनों ने प्यार किया, मेरा काम था शादी कराना, तुम दोनों को समझना था एक दूसरे को, बट फिर भी मैं समझाऊँगा क्योंकि मैं फादर हूँ और मेरा काम है अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लाना। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। लेकिन पता है जो शादी होती है उसमें कपल्स का आपस में समझना बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को। उसमें पेरेंट्स या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वही दोनों एक दूसरे को ना समझ पाए, एक दूसरे की इज्जत ना कर पाए या एक दूसरे के साथ रह ना पाए, तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैंने बस तुम दोनों की खुशी चाही और शादी करा दी। मुझे नहीं पता था कि क्या था कैसा था। तुमने भी बोला तुम्हें प्यार है, उसने भी बोला उसे प्यार है, और मैंने बस प्यार के लिए ये सब कुछ कर दिया। मुझे नहीं पता था कि एक हफ्ता भी तुम लोग आराम से रह नहीं पाओगे। इससे अच्छा तो मैं इसकी अरेंज मैरिज करा था, क्योंकि लव मैरिज में तो मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन इससे अच्छा तो अरेंज होती, कम से कम ये इस तरीके की हरकत ना करता। लव मैरिज में ये हाल है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ, ये मत समझना, मैं बस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मैंने ऐसा नहीं था कि कुछ समझाना हो, ऐसा ना हो कि कुछ समझाया ना हो। मैंने उसे ही स्टार्ट में ही बोला था अच्छे से रहना, शादी कर रहे हो, जिम्मेदारी का काम है, अच्छे से निभाना। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता मैं बताता हूँ। शादी वाले दिन जब हमारी वेडिंग नाइट थी तो विंग को शर्म आ रही थी, बट उसे सच बताना था किसी को। तो विंग कहता उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने टाइम मांगा था, बस कुछ साल, 1 से 2 साल। मैंने बस इतना कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अभी ये सब मैं करना नहीं चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक बार पढ़ के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, फिर जो कहेंगे वो करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ये सब कुछ करना है, इसी के लिए उन्होंने शादी की है। इतना वेट किया कि मैं शादी के बाद उन्हें टच करने दूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था क्योंकि हमने प्यार किया था, और प्यार में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम टच करें तभी प्यार हो। पार्टनर्स एक दूसरे की बात समझते हैं, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो समझे, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मैं समझूँ, यही तो होता है ना। मैंने गलत कहा था क्या उनसे? मैंने बस इतना कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि अगर बेबी होगा तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगा।
और सच कहूँ तो सबसे बड़ी बात बेबी भी नहीं है। मैं मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। अभी मेरी एज नहीं है इतनी कि मैं ये सब कुछ संभाल पाऊँ। आपको तो सब पता है, मैं अभी डर रहा हूँ, मैं ही संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैंने बस कहा था कि थोड़ा टाइम दे दो, और वो चीज़ इनको बुरी लग गई। वेडिंग नाइट को बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैंने सोचा अभी खुद से मैं संभाल लूँगा, मैं प्यार से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके जाने के बाद बातें बढ़ती गई और इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। अगेन से मेरे साथ वो सब कुछ करने की कोशिश की। आपका फ़ोन नहीं आता तो शायद उस दिन बहुत कुछ हो जाता। तभी वांग जी कहता, क्या? विंग कहता, हाँ वो आपका फ़ोन आया था और आज भी आप आए तभी मैं बच पाया, वरना ये क्या करते मुझे नहीं पता। मैं कहाँ गलत हूँ समझ नहीं आ रहा है। अपने हस्बैंड से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ ये सब कुछ। थोड़ा टाइम चाहिए, बस 1-2 साल का, मैं थोड़ा समझने लगूँ इन सब चीज़ों को तो करूँगा। ऐसा नहीं है, हमारी शादी हुई है, पूरी लाइफ है, मैं कर लूँगा जब वो कहेंगे। लेकिन थोड़ा तो मुझे टाइम दे सकते हैं ना। क्या इसी के लिए सिर्फ शादी होती है और कुछ भी नहीं होता? हमारी फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। आईवन ने सीधे सीधे मेरे मुंह पे कहा कि उन्होंने इसी के लिए शादी की थी, कोई प्यार नहीं था, और उन्होंने कभी ड्रिंक स्मोक नहीं छोड़ी थी और ना ही ओमेगास को, और वो गए भी उनके पास और ये सब कुछ करके भी आए। डैड, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिए, पर जो भी बात थी मैंने आपको बता दी। मुझे मना कर दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। अगर मैं उनके साथ वो सब कुछ नहीं करूँगा तो मैं पढ़ूँगा भी नहीं। उन्होंने तो डिवोर्स के लिए भी कह दिया। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बस सच बता रहा हूँ, जैसे कि आप समझ सको मेरी कंडीशन और ये पूरी सिचुएशन। मैं रूम में भी जाना नहीं चाहता हूँ, बात भी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं बच के घूम रहा हूँ, आपको पता नहीं है। मैं आपके रूम में जाके छुप के बैठा था क्योंकि यहाँ नीचे के कोई रूम ओपन नहीं थे। मैं डर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे हो जाएंगे शादी के बाद। शादी से पहले ऐसे नहीं थे, बहुत प्यार से मुझे समझ रहे थे, मुझे सबसे अच्छे लगे हैं ये अब तक। मैंने कभी भी किसी को पसंद नहीं किया, पहली बार मैंने किसी को पसंद किया और उससे सीधे शादी की है। लेकिन अभी लग रहा है मैंने गलती कर दी, बहुत जल्दी कर दी। डैड, मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इन्हें समझने में। और विंग हॉल में ही जाके बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वांग जी परेशान था। वांग जी तुरंत ही आयुआन के रूम में जाता है, डोर नॉक करता है, लेकिन आयुआन डोर ओपन नहीं करता है। वांग जी 2-3 बार नॉक करता है और कहता है, आयुआन डोर ओपन करो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। आयुआन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी वांग जी कहता है, ये अभी नहीं बोलेगा, इससे मुझे बात करनी होगी। वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो नीचे आता है, विंग को देखता है। फिर वांग जी कहता है, तुम सुनो। विंग देखता है और रो रहा था। वांग जी कहता है, मेरे साथ चलो। विंग उठता है और वांग जी के साथ जाता है। वांग जी उसे अपने रूम में ले जाता है। विंग एंटर होता है। वांग जी विंग से कहता है, तुम रुको थोड़ा। फिर वो जाता वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से अपनी शर्ट निकालता है और विंग को देता है और कहता है, इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद फिर तुम थोड़ा रेस्ट करो। उसके डोर ओपन होने का वेट कर रहा हूँ, जैसे बाहर आएगा बात करूँगा इस बारे में। उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे कि अपनी लिमिट में रहे। तुम गलत नहीं हो, तुमने जो कहा सही था। तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम मांग सकते हो अपने हस्बैंड से, और वो तुम्हें टच नहीं कर सकता जब तक तुम्हारी परमिशन ना हो। विंग देखता है कि वांग जी समझ रहा है उसको। विंग को खुशी होती है कि एक पर्सन तो है जो उसे समझ रहा है। वांग जी ने उसे गलत नहीं समझा। विंग कहता है कि आपको सच में मुझ पर बिलीव है? तभी वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल है, तुम ये शर्ट लो और पहनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी विंग कहता, वांग जी बाहर आ जाता है। विंग जल्दी से कोट हटाता है और वो फटी शर्ट भी
उसके बाद विंग वांग जी की शर्ट पहन लेता है और उसे पहनने के बाद विंग चुपचाप बैठ जाता है बेड पे। विंग अपने पैर को पकड़ता है, बहुत दर्द था उसमें, फिर भी वो चल रहा था कैसे तैसे करके। वांग जी थोड़ी देर में अंदर आता है और वो स्प्रे लिए हुए था। तभी वांग जी आता है, विंग को देखता है और कहता है ये स्प्रे है, अपना पैर दिखाओ। विंग कहता है मैं कर लूँगा डैड। तभी वांग जी विंग के पैर को पकड़ता है झुक के, और विंग देख रहा था। वांग जी विंग के पैर को लेता है और कहता है 1 सेकंड मैं कर दूंगा विंग। उसके बाद वो हाथ में लेता है विंग के पैर को और वो पूरा रेड हो गया था और स्वेलन भी। वांग जी देख रहा था बुरी तरीके से विंग को चोट लगी है, फिर भी वो भाग रहा है उसी में। वो अच्छे से विंग के पैर पे स्प्रे करता है। विंग के दोनों पैर मुड़ गए थे एक साथ। विंग देख रहा था चोट भी लग गई थी उसे। वांग जी स्प्रे करता है अच्छे से दोनों पैर पे। उसके बाद कहता है ठीक लग रहा है। विंग आंखें बंद करता है, उसे जल रहा था। विंग कहता है फिर वांग जी स्प्रे हटाता है। उसके बाद ड्रॉर ओपन करता है, उसमें से वो मेडिसिन निकालता है और विंग के चोट लग गई थी थोड़ी बहुत। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, विंग की स्लीव्स को ऊपर करता है, अच्छे से विंग के हाथ को चेक करता है तो चोट लगी थी एल्बो में। वांग जी उसे मेडिसिन लगाता है और अच्छे से पूरे मतलब हाथों में और जहाँ सर पे थोड़ी बहुत स्क्रैच आया था सब जगह वो लगा देता है मेडिसिन खुद ही, और कहता है तुम रेस्ट करो ठीक है, तुम मत जाओ उसके रूम में अगर तुम्हें सेफ़ नहीं लग रहा है। मैं उससे बात करूँगा, उसके बाद उसके रूम में जाना ठीक है। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है आराम से ऊपर पैर करके बैठ जाओ और आराम करो। विंग कहता है वांग जी विंग को वहीं पे छोड़ के बाहर आता है और वो वेट कर रहा था आई-1 का। आई-1 रूम में था और वो थोड़ी थोड़ी देर में डोर ओपन करके देख रहा था कि कौन है हॉल में कौन नहीं। जब वांग जी विंग को मेडिसिन लगाने अंदर गया था तभी आई-1 देख रहा था तो उसे हॉल में कोई नहीं दिखता और उसने अपने डैड को भी जाते हुए देखा था कि वो रूम में गए। तभी आई-1 मौके का फ़ायदा उठाता है, बाहर निकलता है और सीधे इस घर से बाहर निकल जाता है। जब वांग जी बाहर आता है हॉल में तो वो वेट करता है आई-1 का कि वो आए नीचे तो बात करे, लेकिन वो नहीं आता है। इधर सर्वेंट वापस आ गए थे अंदर, वांग जी ने बुला लिया था। तभी वांग जी चुपचाप बैठा था। सर्वेंट आते और कहते मास्टर आपको कुछ चाहिए? तभी वांग जी देखता और कहता नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, बस आई-1 का वेट कर रहा हूँ, वो रूम से आएगा तो उससे बात करनी है, तुम लोग अपना काम करो। तभी एक सर्वेंट बोलता है पर मास्टर वो तो चले गए अभी बस कुछ देर पहले। वांग जी कहता क्या, कहाँ? तभी सर्वेंट कहते हमें नहीं पता, जब आप अंदर गए थे अभी तब वो आए और उनके हाथ में एक बैग था और वो बाहर निकल गए अपनी कार लेके। वांग जी उठता है और तुरंत ही बाहर जाता है, देखता है तो हाँ आई-1 की कार नहीं थी। वांग जी कहते क्या ये चला गया? वांग जी हैरान था। वांग जी तुरंत ही फ़ोन निकालता है और कॉल करता है, लेकिन स्विच ऑफ था फ़ोन आई-1 का। वांग जी कहते ये सब क्या है, दिमाग ख़राब है क्या इस लड़के का? आई-1 जा चुका था पता नहीं कहाँ। वांग जी फिर अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करता है और आई-1 के बारे में पता लगाने बोल देता है। इधर विंग रेस्ट कर रहा था, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी सभी से बोल देता है कि आई-1 का पता लगाओ और सभी लोग लगे पड़े थे आई-1 का पता लगाने में। जो वांग जी था आता है विंग के पास, विंग चुपचाप बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था। वांग जी आता और कहता विंग। तभी विंग देखता और कहता जी जी। वांग जी कहता है वो आई-1 कहीं गया है, फ़ोन स्विच ऑफ है, पता नहीं कहाँ गया है, मैं पता लगा रहा हूँ, जैसे ही आएगा बात करूँगा। विंग हैरान होता है, उठ के बैठ जाता है और कहता क्या? विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है बैठे रहो, उठो नहीं, तुम्हें पेन होगा, बस बात सुनो, वो घर पे नहीं है, कहीं गया है। मुझे घर के स्टाफ ने बताया कि वो अपने बैग को लेके कहीं गया है, डोंट नो कहाँ, मैं पता कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही है, तुम परेशान मत होना, मैं उससे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी विंग कहता है ऐसे कैसे, वो कहीं चले गए, डैड कहीं कुछ होगा तो नहीं ना उन्हें, वो ठीक तो होंगे ना? वांग जी कहता है हाँ वो ठीक होगा, डोंट वरी, आई-1 ऐसा इंसान नहीं है कि कुछ कर ले खुद को, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेरा बच्चा है। तभी विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है तुम अब आराम करो, मैं उसका पता लगा रहा हूँ, टाइम लगेगा मुझे आने में, तुम रेस्ट करना, उठना नहीं, ऊपर मत जाना वरना तुम्हें दर्द होगा, फिर से गिर गए तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? विंग कहता जी जी डैड,
बट मैं आपके रूम में कैसे? तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं अदर रूम में रह लूँगा, तुम यहाँ आराम करो। विंग कहता है जी। वांग जी फिर बाहर जाता है और उसके बाद कार लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो ढूंढना स्टार्ट करता है आईवन को और विंग इधर आराम कर रहा था। ऐसे करके वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग आता है और विंग वहीं पे आराम करता है और सर्वेंट आके पूछते भी है विंग से, क्योंकि वांग जी कह के गया था विंग को चोट लगी है, उसके रूम में जाके उससे पूछ लेना कुछ चाहिए कि नहीं। विंग अभी ठीक था पहले से। विंग उठता है और उठ के बाहर जाता है। इधर वांग जी आ गया था मॉर्निंग में, वो आके हॉल में बैठा था, अभी भी फ़ोन पे बात कर रहा था। तब विंग धीरे धीरे चल के जाता है बाहर और देखता है तो सभी अपना काम कर रहे थे और वांग जी बैठ के बात कर रहा था और वांग जी काफ़ी परेशान था। वांग जी कहता है अभी तक का उसका पता नहीं चला, कैसी टीम हो तुम लोग मेरी, अभी तक मेरे बेटे का पता नहीं कर पाए। जल्द से जल्द मुझे उसकी न्यूज़ चाहिए, चाहे जैसे भी करके उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो। और वांग जी कॉल को कट करता है, सामने देखता है वांग जी कि विंग खड़ा है। वांग जी उठ जाता है और कहता है विंग तुम ठीक हो? विंग आता है और कहता है कि क्या हुआ है डैड? क्या क्या वो नहीं है? क्या वो नहीं है? तभी वांग जी कहता है नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बट चल जाएगा, डोंट वरी। विंग देखता है। वांग जी कहता पैर कैसा है? विंग कहता अभी ठीक है, चल पा रहा हूँ मैं, पहले से ठीक है। वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है चल लोगे ना? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ठीक है जाओ अपने रूम में जाओ। विंग फिर धीरे धीरे सीढ़ी पकड़ के, मतलब कि रेलिंग पकड़ के जाता है सीढ़ियों से अपने रूम में। वांग जी अपने रूम में जाता है फाइनली और जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए बोलता है, क्योंकि कल पूरा दिन ये सब होने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं गया था। ना वांग जी ने खाया था ना विंग ने। वांग जी तो जब से आया था परेशान ही था, इधर से उधर ही जा रहा था। उसका काम भी जिसके लिए वो आया था डिले हो गया था। वांग जी चुपचाप बैठा था। मेड को बोलता है कि जाओ विंग को लेके आओ। तभी मेड जाता है, डोर नॉक करता है। विंग फ्रेश होके बाहर निकला था। विंग धीरे से आता है। तभी मेड कहते हैं आपको बुलाया मास्टर ने। तभी विंग कहता है आ रहा हूँ। उसके बाद वो ऐसे ही फटाफट रेडी होता है। वांग जी वेट कर रहा था। विंग आता है नीचे। वांग जी कहता है आओ बैठो। विंग जाता है, बैठ जाता है। वांग जी कहता है कुछ खा लो। विंग कहता मेरा मन नहीं है डैड। तभी वांग जी कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा, खा लो। विंग चुप था। तभी वांग जी चुपचाप खाना सर्व कराता है और दोनों ही खाते हैं। विंग खा लेता है वांग जी के कहने पे, क्योंकि बड़ों की बात ना मानना बैड मैनर्स है और विंग ऐसा नहीं है कि वो बड़ों की बात ना माने। वो दोनों खा लेते हैं। तभी वांग जी को कॉल आता है और वांग जी फिर से कॉल पिक करता है और एक्सक्यूज़ करके जाता है, बात करता है। उधर विंग देख रहा था और विंग को समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करना चाहिए उसे। विंग को वैसे भी नफ़रत हो रही थी आयुवान से। शादी के बाद से जो कुछ भी हुआ है सब चीज़ विंग सोच रहा था। विंग चाहता था, अब वो खुद बात करना चाहता था आयुवान से, कि वो सामने आए और विंग कुछ कहे उससे। विंग के साथ जो जो किया था आयुवान ने वो बहुत गलत था। विंग को धोखा दिया कि उससे प्यार करता है, झूठ बोला, उसके साथ फ्रॉड किया है, ऊपर से उसके साथ मिसबिहेव किया है। विंग को ये सब कुछ याद आ रहा था। विंग को मारा भी है। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी जवाब चाहिए थे आयुवान से। इधर वांग जी बात करके आता है। विंग देखता है। वांग जी बैठ जाता है और कहता है मुझे जाना होगा मीटिंग के लिए, उसका पता कर रहा हूँ, अभी कुछ पता नहीं चला है विंग कहता है जी जी डैड। तभी वांग जी उठता है और सीधे जाता है, रेडी होता है और होके निकल जाता है। विंग चुपचाप था और ऐसे बैठा था। ऐसे ही वांग जी पता लगा रहा था, ऑफिस के काम कर रहा था और विंग वेट कर रहा था। कुछ टाइम स्किप होता है और 3 डेज़ बाद का सीन दिखाते हैं, जब वांग जी घर पे ही था, लैपटॉप पे काम कर रहा था। विंग बैठा हुआ था और कुछ कह नहीं रहा था। विंग का मन था कि वो अपने माता पिता से बात करे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किस मुंह से करे। क्या हो रहा है उसकी लाइफ में ये पता चल गया उसके माता पिता को तो क्या होगा। विंग कैसे आखिरकार मैनेज करेगा, संभालेगा कैसे उन्हें। विंग इसी सब में परेशान था और वांग जी बस अपना काम कर रहा था। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है मास्टर। तभी वांग जी देखता है और कहता हाँ। विंग भी देखता है।
तभी वो आता है और कहता है ये आपके लिए। तभी वांग जी कहता है ये क्या है। तभी वो सर्वेंट कहता है एक पर्सन आया था और कहा था ये आपको देना है, इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर्स हैं। तभी वांग जी ले लेता है और कहता है ठीक है। वो सोचता है कि कोई ऑफिस का होगा। वांग जी ओपन करता है और ओपन करने के बाद उससे पेपर्स निकालता है, उसे रीड करता है। जब वो रीड करता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वांग जी उठ जाता है और कहता है ये सब क्या है। विंग भी उठ जाता है और कहता है क्या हुआ है डैड। तभी वांग जी कहता है आई वन का लेटर है और साथ में डिवोर्स पेपर। तभी विंग देखता है और कहता है क्या उन्होंने सच में भिजवा दिए? क्या वो सच में मुझसे डिवोर्स चाहते हैं? मुझसे कह रहे थे कि मुझे डिवोर्स दे देंगे। वो सब कुछ करने के बाद अगर मैंने करने नहीं दिया तो फोर्सफुली करेंगे, फिर देंगे। तो क्या सच में उन्होंने मुझे डिवोर्स देने का फ़ैसला किया है? वांग जी कहता है ये सब सही नहीं हो सकता। इधर वांग जी तुरंत ही रीड करता है उस लेटर को। उसमें लिखा था डैड, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान होंगे। आई एम सो सॉरी, किसी और की वजह से मैंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है। डैड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपका सर झुकाया है। लेकिन जो भी कुछ वो कह रहा था वो सच था। मैंने उससे कोई प्यार नहीं किया। मैंने शादी इसीलिए की थी जो वो बोल रहा था, और उसने वैसा नहीं किया। अगर प्यार होना भी होता तो वो भी रुक गया। शायद उसके साथ वो सब कुछ करके मुझे प्यार होता उससे, लेकिन नहीं, उसने मौका नहीं दिया। पसंद था वो मुझे, ऐसा नहीं है पसंद नहीं था, वरना मैं इतना पास ही क्यों आने देता उसे। बट मैंने आने दिया। मुझे लगा कि ये प्यार है, और मैं भी हो भी सकता था कि मुझे उससे फ्यूचर में प्यार हो जाता, बट उसने मौका नहीं दिया। और डैड, मुझे जो चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए, आपको तो पता ही है। और अगर नहीं मिली तो मैं उसे फिर कभी चाहता भी नहीं हूँ अपनी लाइफ में। और विंग अब वही बन के रह गया। उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है मेरे साथ, मेरी बात का उल्टा किया, मेरी इंसल्ट की है। बदले में उसने भी मुझे मारा है। और ऐसे ओमेगा के साथ मैं तो नहीं रहूँगा। मैंने उससे कहा था मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, और वही कर रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ उसके साथ रहना, और सच में ये शादी अब टूट जाए तो ही अच्छा है। ऐसी वाइफ मुझे नहीं चाहिए। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, और उसने मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं की। क्या मैं ऐसे ओमेगा के साथ रहना पसंद करूँगा? नहीं। जो भी कुछ था मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ, इस पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। उसके सिग्नेचर लेके इसे सबमिट कर दीजिएगा और मेरा डिवोर्स करा दीजिए। मैं जानता हूँ आप करा देंगे डैड, करा दीजिएगा, वरना अगर ये डिवोर्स नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी आप मुझे नहीं देख पाएंगे। मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि डिवोर्स हो गया है मेरा उसके साथ, तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। डिवोर्स होने के बाद ही आऊँगा। और अगर ये डिवोर्स नहीं हुआ तो डैड, पूरी ज़िंदगी आप अपने बेटे का इंतज़ार करेंगे उस ओमेगा की वजह से। ज़्यादा हुआ तो मैं कुछ कर लूँगा खुद को, फिर तो आप सिर्फ अफसोस करेंगे। मुझे पता है आपको उसने अपनी बातों में फंसा लिया है, और हो क्यों ना मुझे भी फंसाया था, तभी तो मैं उसकी बातों में आके उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। वैसे डैड, वो है अच्छा, इसीलिए मैंने उससे शादी की थी, बट डैड, वो मेरे लायक नहीं है। और मुझे रियलाइज़ हो गया है उसके साथ मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता। वो मानेगा नहीं, और मैं उसे अब चाहता नहीं हूँ। काम ख़त्म। मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ, और शायद फ्यूचर में मैं कभी शादी भी ना करूँ। मेरा बिलीव उठ चुका है शादी से। मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेले रहना चाहता हूँ, अलोन। मुझे अब अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। मैं आपसे कभी भी फ्यूचर में शादी के लिए नहीं कहूँगा। मुझे पता आप यही कहोगे कि मैं शादी को मजाक समझ रहा हूँ। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप अगर ये कहोगे कि फ्यूचर में फिर कभी भी मैं शादी के लिए ना कहूँ, तो मैं वो बात पहले से ही आपके लिए बोल रहा हूँ कि मैं अब कभी भी शादी नहीं करूँगा। अकेले रहना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। मैं अब किसी भी ओमेगा पे बिलीव नहीं कर सकता, और ना ही उसके साथ रहना चाहता हूँ। डैड, ये डिवोर्स करा देना, वरना अच्छा नहीं होगा। आप मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, जैसे मॉम को खो दिया। क्या आप चाहते हो? वांग जी वहीं पे बैठ जाता है, और उसके हाथों से लेटर एंड वो पेपर गिर जाता है। विंग देख रहा था। विंग उठा लेता है और उसे रीड करता है सब कुछ।
तभी वांगजी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ये सब क्या है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये सब बकवास। विंग जब ये पढ़ता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। विंग तो पहले ही डिसाइड कर चुका था उसे करना क्या है। विंग तुरंत ही वांगजी का जो पेन था उसे निकालता है उसके पॉकेट से। वांगजी के पॉकेट में ही पड़ा था वो। वांगजी देखता है अचानक से विंग को। विंग निकाल लेता है और तुरंत ही उस पेपर पे सिग्नेचर कर देता है। वांगजी कहता है विंग ये क्या किया। विंग सिग्नेचर कर देता है और कहता है डिवोर्स करा दीजिए। वांगजी कहता मजाक समझा है क्या। विंग कहता है मुझे नहीं रहना उसके साथ। वांगजी कहता तुम दोनों पागल हो गए क्या पूरी तरीके से। विंग कहता डैड ऐसे इंसल्ट के बाद क्या आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहूँगा। और आपने देखा नहीं उन्होंने क्या कहा कि वो नहीं आएंगे, आप उन्हें भी खो दोगे मेरी वजह से। विंग तुरंत ही रोने बैठ जाता है, उसे बहुत रोना आता है। तभी वांग झुकता है और विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है शांत हो जाओ, मैं उसे ले आऊँगा, डोंट वरी, ढूंढ रहा हूँ। विंग कहता है अगर वो नहीं मिले तो। वांग जी कहता है ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैं हूँ ना, उसे ढूंढ लाऊंगा कहीं से भी, परेशान मत हो। विंग कहता है मैंने साइन कर दिया, आप डिवोर्स करा दो। अगर वो आ भी गए तो अब मैं चाहता नहीं हूँ ऐसे इंसान के साथ रहना जिसने मेरी कद्र नहीं की, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं नहीं चाहता जिसे सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब है, ऐसे इंसान के साथ भला क्या मैं रहूँगा डैड। नहीं रह सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया फाइनली, श्योर हो। वो बैठ जाता है विंग के साइड में ही। विंग कहता है हाँ कर लिया डिसाइड और श्योर हूँ, डिवोर्स करा दीजिए। मैं नहीं रहना चाहता डैड, सब बर्बाद हो गया। तभी वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है शांत हो जाओ, देखो मैं उससे बात करूँगा, अभी ये पेपर्स मेरे पास ही हैं, कुछ नहीं हुआ है, मैं इसे फाड़ के फेंक दूँगा। तुम लोग एक बार एक दूसरे से बात करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता वो आएंगे ही नहीं तो आप बात किससे करोगे, मैं किससे बात करूँगा, सिर्फ इंतज़ार ही करूँगा। वांग जी देख रहा था। तभी विंग कहता है आपकी जो मर्ज़ी है करिए, लेकिन मेरा दिल टूट चुका है और अब नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ रहूँ। मैंने पहली बार प्यार किया, उसमें दिल टूट गया मेरा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने पहली बार भरोसा किया, वो भी टूट गया, अब मैं शायद किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगा। डैड उनकी वजह से ये साल रह गया मेरा, मैं एडमिशन नहीं करा पाया और एडमिशन डेट भी जा चुकी है, मेरा ये साल बर्बाद हो गया और शादी हो गई है, सभी को पता चल गया कि मेरी शादी हो गई है। मैं वापस कैसे जाऊंगा, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैंने सोचा था पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, अपने माता पिता की हेल्प करूंगा, पढ़ लिख के पैसे कमा के दूंगा। मेरे पापा इतना स्ट्रगल करके मुझे पढ़ा रहे थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं वैसे भी मुझे पता है वहाँ के लोग किस मेंटालिटी के हैं, गांव के। शादी टूट के ऐसे इंसान को किस नज़रों से देखते हैं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरे माता पिता को मेरी वजह से सफ़र करना पड़ेगा, सारी सिचुएशन ख़राब हो गई है। लोग ताने देंगे कि मैंने इतनी बड़ी जगह शादी की, मेरे माता पिता से काफ़ी लोग कह रहे थे कि मत करो इतनी बड़ी जगह शादी, पता नहीं क्या हो कैसा हो, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए शादी कर दी और देखिए क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया डैड। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। अब अगर मैं वहाँ गया तो मेरे माता पिता को सुनना पड़ेगा और मुझे भी लोग बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से शादी करके मैं गया था ना, लो आ गया 1 महीने के अंदर। मैं कैसे जवाब दूंगा मेरे आसपास वालों को, नेबर्स को, रिश्तेदारों को,
सब ताने देके जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जॉब भी नहीं कर पाऊँगा, पढ़ भी नहीं रहा हूँ। अब क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता समझ नहीं आ रहा मुझे, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। डिवोर्स होने के बाद क्या मैं कोई जॉब करूँ, पढ़ाई कैसे करूँगा। उनकी वजह से ये साल निकल गया। मैं स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया कि मैं उससे अपनी फ़ीस पे कर लूँ। इन्होंने मुझसे झूठा वादा किया कि मुझे पढ़ाएंगे और मैं इस बार एग्ज़ाम ना दूँ क्योंकि शादी है। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। और विंग रोने लगता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी उठ जाता है और पेपर्स लेके वहाँ से रूम में जाता है। विंग रो रहा था वहीं पे। वांग जी अंदर जाता है और बैठ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फिर से फ़ोन निकालता है और बात करता है, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं था। ऐसी जगह जाके आईवन छुप गया था कि वांग जी पता नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार है तो वांग जी का ही बेटा। जैसे वांग जी ढूंढने में एक्सपर्ट है, वैसे वो छुपने में एक्सपर्ट है। वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये लड़का गया कहाँ। इधर विंग रोते रोते थक जाता है। उसके बाद अपने रूम में जाता है। विंग सोचता है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग जाके अपना सामान पैक करता है, बट उसे ये नहीं पता था वो जाए तो जाए कहाँ। क्या अपने घर या कहीं और, या किसी दोस्त के यहाँ, या वापस से उस हॉस्टल जहाँ से निकल चुका है। क्या अब भी उसे वहाँ जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ रहना तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस इंसान से शादी की थी उसी ने डिवोर्स दे दिया, तो यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। और विंग को कुछ भी नहीं चाहिए था इस इंसान से, कुछ भी नहीं। इसका न पैसा न रुपया, क्योंकि डिवोर्स के बाद इंसान क्लेम कर सकता है, लेकिन विंग को वो भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। क्योंकि विंग को इस इंसान का नाम, इससे जुड़ी कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। विंग फटाफट अपना सामान पैक करता है। इधर वांग जी बाहर आता है और वो अभी भी फ़ोन पे बात कर रहा था, पता लगाने को बोल रहा था। इधर विंग बैग लेके उतर रहा था। तभी वांग जी देखता और कहता विंग। वो कॉल कट करता है और कहता है विंग ये कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है डैड मैं सोच चुका हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है। मैं घर तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ फेस नहीं कर पाऊँगा माता पिता को अपने, और अभी नहीं जा सकता क्योंकि तुरंत जाऊँगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, शौक ना लग जाए उन्हें। तो मैं अभी नहीं जा सकता। आसपास वाले भी पूछेंगे। कहीं रहूँगा और कहीं जॉब करूँगा। पहले हॉस्टल जाऊँगा, वहाँ पूछूँगा क्या मुझे रूम मिल पाएगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो मैं कहीं रेंट पे रहूँगा, कहीं आसपास जॉब देखूँगा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। उस इंसान के घर जिसने मुझे डिवोर्स दे दिया, जिसने मेरी इंसल्ट की है, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, उस इंसान से अब मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। वांग जी विंग के शोल्डर से पकड़ लेता और कहता है स्टॉप इट, चुप हो जाओ। और फिर उसके बाद विंग के हाथों से बैग ले लेता है और रख देता है। विंग के हाथ को पकड़ता है और लेके आता है, काउच पे बिठाता है और कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्या मेरी रिस्पेक्ट करते हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम घर जाओगे, वहाँ तुम्हें फेस करना पड़ेगा। मान लिया तुम नहीं जा सकते, ठीक है मत जाओ। यहाँ कहाँ तुम जॉब करोगे, कहाँ रहोगे। तुमने ही कहा कि तुम्हारी स्टडी भी इस बार की रह चुकी है, अब एडमिशन नहीं हो पाएंगे, लेकिन तुम जॉब कहाँ करोगे, कहाँ रहोगे, कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा मत करो। विंग कहता है मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना होगा। वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है तुम घर मत जाओ, लेकिन तुम यहीं रहोगे। मैं वेट करना चाहता हूँ आईवन के आने का, तब तक तुम यहीं रहोगे। उससे बात करने के बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से भेजूँगा, तब तक ये पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे। विंग कहता है कब तक वेट करूँगा उनका। वांग जी कहता है जब तक उससे बात ना हो जाए तब तक तुम यहीं रहोगे, तुम्हारा हक है यहाँ। एक बार उससे बात हो जाए उसके बाद जो मन में आए वो करना। विंग कहता तब तक मैं यहाँ क्या करूँगा, किसी और के घर में। वांग जी कहता है घर तुम्हारा भी है, शादी करके आए हो, ऐसे नहीं। विंग नज़रें नीचे करता और कहता हस्बैंड ही नहीं है मेरे, तो मैं किस हक से रहूँगा डैड। तभी वांग जी कहता मैं हूँ ना, और ये घर उसी का है, तुम वाइफ हो उसकी, तुम्हारा हक बनता है यहाँ, तुम रह सकते हो।
और हाँ, रही एडमिशन की बात, तो मैं वो करवा दूँगा, डोंट वरी। तुम कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं हूँ ना। आईवान से मैं बात करूँगा, मैं तुम्हारी शादी बचाऊँगा, डोंट वरी। विंग देख रहा था। विंग कहता पर वांग जी कहता, बात ख़त्म होती है। अगर मेरी ज़रा सी भी रिस्पेक्ट करते हो तो अभी के अभी अपने रूम में जाओ, आराम से रहो, तुम्हारा एडमिशन करा दूँगा, अपने कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, फैसला तुम्हारा है। विंग कहता, विंग सामान लेता है और वापस से अपने रूम में आ जाता है। वांग जी रिलैक्स होता है। विंग वांग जी की बात को नहीं टालता है। वांग जी फिर वापस से अपने काम में लगता है और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी अपने ऑफिस के काम कर रहा था, बाहर भी जा रहा था, मतलब कि वो बाहर भी चला जाता था। विंग का एडमिशन भी करा चुका था और विंग कॉलेज ज्वाइन कर चुका था। विंग अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। जब विंग क्लास में रहता था तो काफ़ी लोग उससे पूछ रहे थे कि आयुआन से तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा कैसा चल रहा है, कहाँ है आयुआन, तुम लोग की लाइफ कैसी कट रही है, तुम लोग कहीं घूमने गए या नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। और विंग किसी का भी आंसर नहीं दे पा रहा था। अब विंग कैसे बताए, शादी हुई और तुरंत ही डिवोर्स। विंग कुछ भी रिप्लाई नहीं देता, इग्नोर करता है और सबसे बात करना भी बंद कर देता है। बस चुपचाप अपनी स्टडी कर रहा था। 2-4 लोगों से जो वो बात करता था वो भी बंद कर दिया था उसने, पूरी तरीके से सेपरेट हो गया था। सबको काफ़ी अजीब लगता है वहीं का नेचर। फिर लोगों को लगता है कि वो लैंस फैमिली के साथ जुड़ गया है, अब उसके नाम के आगे लैंस लगता है, इसलिए विंग घमंडी हो गया है। बट किसी को कुछ नहीं पता था कि विंग की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। लोग भी विंग से जलना स्टार्ट कर देते और बात करना बंद, कि विंग लैन है इसलिए वो इतना ज़्यादा अपने आप में एटीट्यूड दिखा रहा है। अभी तक वो हम लोगों से ऐसे बात करता था, लेकिन अब जब से उसकी शादी हुई है वो इतना ज़्यादा बन रहा है खुद में ही। विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लोग उससे बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव भी करने लगे थे, बट विंग को फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके साथ तो उसकी ज़िंदगी ने ही खेल खेला था। विंग घर आता है, ऐसे उसे 6 मंथ हो गए थे। आईवान का कोई पता नहीं, वांग जी पता लगा रहा था, लेकिन वांग जी को समझ में आ गया था कि आईवान खुद से ही आएगा, अब मिलने वाला नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया था। इधर विंग भी 6 मंथ से वेट कर कर के थक गया था और डिवोर्स तो उसने साइन कर ही दिया था, डिवोर्स पेपर। विंग अभी घर में बैठ के अपने पेरेंट्स से बात करता है, मतलब कि उसने अपने पेरेंट्स का नंबर ले लिया था वांग जी से, उसे मिल गया था क्योंकि वांग जी के पास था वांग जी के पेरेंट्स का नंबर। विंग बातें भी करता था, उसके पेरेंट्स बुला रहे थे कि शादी के बाद एक बार भी तुम मिलने नहीं आए हो। विंग अभी उसी बारे में बात कर रहा था कि हाँ, टाइम नहीं मिलता है आईवान को, वरना मैं आ जाता। वो फेस नहीं करना चाहता था, कैसे जाए, किसको लेके जाए, क्योंकि जोड़े को जाया जाता है वहाँ पे साथ में। इधर जो उसके फादर थे वो कहते हैं, बेटा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, एक बार आ जाओ, मिल जाओ, मेरा मन है तुम्हें देखने का, आईवान के साथ आ जाना। तभी विंग कहता, पर बाबा। तभी कहते हैं, बेटा अगर मैं ठीक होता तो शायद तुम्हें ना बुलाता, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है, देखने का मन कर रहा है काफ़ी दिनों से। तभी विंग कहता है, जी जी बाबा। फिर विंग इस बात को करने के बाद कॉल कट करता है। फिर वो जाता है सीधे वांग जी के पास। वांग जी रूम में ही था। विंग डोर नॉक करता है। वांग जी कहता है, कम इन। विंग अंदर आता है। वांग जी देखता है और कहता, विंग। तभी विंग कहता है, बात करनी है आपसे। वांग जी कहता, हाँ बोलो। विंग कहता, बाबा और माँ मिलना चाहते हैं आईवान के साथ मुझसे, शादी के बाद गया नहीं हूँ उनके पास, बुला रहे हैं, क्या बोलूँ, तबीयत ठीक नहीं है उनकी और मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे फेस करूँ, हिम्मत नहीं पड़ी है, कैसे जाऊँ, अब अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, और वो है नहीं, फेस कैसे करूँगा उन्हें। वांग जी सोच रहा था। वांग जी उठ जाता और कहता, कब बुलाया। विंग कहता, कल। कह रहे कल आ जाओ। वांग जी कहता, तैयार है ना, मैं लेके चलूँगा, तब तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं संभाल लूँगा। विंग देखता और कहता, क्या। वांग जी कहता, हाँ जाओ, रूम में जाओ, परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई परेशानी हो मुझे बताओ। विंग देखता और स्माइल करता है। विंग टर्न होता है और जा ही रहा था तभी रुक जाता है।
विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और फिर से आता है और कहता है मुझे एक और बात करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। वांग जी कहता है हाँ बोलो। विंग कहता है क्या आपको पता चला कहीं से भी उनका? तभी वांग जी कहता है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद से ही आएगा तो आएगा, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। विंग कहता है उन्होंने एक बात कही थी, आपने देखा तो था ही, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक उनका मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता वो वापस नहीं आएंगे, और अभी तक आपने डिवोर्स पेपर सबमिट नहीं किए। इसका मतलब है कि वो इसीलिए नहीं आ रहे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, 6 मंथ हो गए, अब मुझसे भी वेट नहीं हो रहा। अगर वो आते तब भी मैं यही करता। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिवोर्स पेपर सबमिट कर दीजिए, मैं अब नहीं रहना चाहता। वांग जी देख रहा था और वांग जी को भी डर था कि उसका बेटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने में बहुत एक्सपर्ट था। वांग जी आंखें बंद करता और कहता क्या तुमने आखिरी बार सोच लिया अच्छे से? विंग कहता है तभी तो साइन करा था, आपको नहीं पता मैं बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। मुझे उसी समय पता चल गया था कि उनका और मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। अब बात हाथ से जा चुकी है, आप डिवोर्स करा दीजिए जल्द से जल्द। अब मुझे इस रिश्ते को और नहीं ढूंढना है। लोग मुझसे सवाल करें और मैं इन सवालों का जवाब दे दे के थक चुका हूँ। अब नहीं और नहीं। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कह पाता है। वांग जी ओके बोलता है बस, और बोलता है ठीक है मैं सबमिट कर दूँगा, कल ही तुम्हें लेके जाऊँगा, जब तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाना है तो उधर ही पेपर्स को सबमिट करते हुए हम निकल जाएंगे तुम्हारे घर के लिए। विंग कहता वांग जी कहता पर एक शर्त है। विंग रुक जाता और कहता जी। वांग जी कहता है तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने तक तुम यहीं रहोगे, हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाए, तुम कहीं जॉब लग जाओ और फिर तुम जा सकते हो। एक बार तुम्हारी जॉब लग गई तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मेरी कंपनी में भी ट्राई कर सकते हो। विंग कहते नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आपसे, माफ़ करिएगा, मैं बुरे वे में नहीं कह रहा हूँ, बस मुझे लैंस का नाम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई भी हेल्प, वरना अपने टैलेंट पे भी लगूंगा तो लोग कहेंगे कि आपने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं किसी और कंपनी में जॉब करूंगा। वांग जी कहता चलो ठीक है अपनी मर्ज़ी का करना, लेकिन डिवोर्स के बाद भी तुम यहीं रहोगे, स्टडी करोगे एंड देन अपनी जॉब करना, जब लग जाए तो फिर जहाँ मन हो चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। विंग कहता है क्या वो उन्हें अच्छा लगेगा? वांग जी कहता अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसे अच्छा लगेगा या नहीं, उसे मेरी भी बात नहीं रखी। तुम मेरे बेटे नहीं हो, किसी और के बेटे हो, मेरे सन इन लॉ, फिर भी मेरी बात रख रहे हो, सारी बात मान रहे हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। कितना ज़्यादा बुरा है ये मेरे लिए, तुम नहीं समझ सकते विंग। विंग कहता समझ सकता हूँ, बट उतना नहीं जितना आप पे बीत रही है। ठीक है आप जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन बस उनसे मेरा डिवोर्स करा दीजिए। आपने कहा है कि जॉब लगने तक मैं यहीं रहूँ तो यहीं रहूँगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद विंग चला जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, विंग वांग जी जाते हैं सीधे कोर्ट और वांग जी अपने लॉयर को दे देता है वो पेपर्स और कहता है डिवोर्स जल्द से जल्द कराना। लॉयर कहता है पर सर। तभी वांग जी कहता है जितना कहा उतना करो। विंग भी था। विंग कहता है हाँ जैसा ये बोल रहे हैं वैसा करिए, मुझे डिवोर्स जल्दी चाहिए। तभी लॉयर कहता जी ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी विंग वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद सीधे विंग के घर के लिए वांग जी विंग को ले जाता है। उसके बाद कुछ घंटों बाद विंग के गांव पहुँचते वांग जी विंग कार से उतरते हैं। आसपास वाले तुरंत ही आते हैं कि विंग और आयुआन आए देखने के लिए, बट विंग और वांग जी आए थे, विंग के फादर लॉ। तभी दोनों उतरते हैं और दोनों ही अंदर जाते हैं। सभी एक्साइटेड थे, बट अजीब सा देखते हैं कि वांग जी क्यों आया है। शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब वापस आते हैं तो अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, ना कि अपने फादर इन लॉ के साथ। बट
उन लोग को अजीब सा लगता है, क्या बात हो गई। अभी के लिए वो कोई ओपिनियन नहीं बनाते। इधर विंग अंदर जाता है और जो विंग के माता पिता थे स्वागत करते हैं। विंग कहता है बाबा आप कैसे हैं, और वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वांग जी भी करता है और वो लोग भी। फिर बिठाया जाता है। फिर वांग जी को देख के वो कहते हैं आयुवान बेटा नहीं है। तभी वांग जी कहता है वो एक्चुअली उसे कुछ काम है एंड वो उसी के सिलसिले में बाहर गया है, उसे लगेगा टाइम, और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए आना ज़रूरी था। वो इनको अकेले भेज नहीं सकता था, इसीलिए मैं खुद आया हूँ उसे लेके। एंड वो कब आएगा कुछ पता नहीं है, जब आता तभी आपसे मिल पाता। लेकिन विंग ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अर्जेंट आना पड़ा। तभी कहते हैं हाँ काफ़ी टाइम हो गया, वो आया भी नहीं काफ़ी टाइम से, तो हमें फ़िक्र हो रही थी और फिर एक बार आया जाता है तो इसीलिए बस। तभी वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, ये एक रस्म थी जिसमें विंग के साथ पहली बार आईवन को आना था बट नहीं हो पाया, लेकिन आईवन आ जाएगा तो फिर देखेंगे, विंग को मैं भेज दूँगा। तभी कहते हैं ठीक है। फिर वो लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय पानी, और उसके बाद खाते पीते हैं और थोड़ी देर तक विंग टाइम स्पेंड करता है। नाइट तक वहीं पर रहते हैं, मिलते जुलते हैं। लोग भी आते हैं विंग से मिलने, आसपास के नेबर्स, और मिल रहे थे, पूछ रहे थे आईवन कहाँ है, ये वो फलान ढिमकाना। और विंग बस नॉर्मली आंसर दे रहा था कि उनके पास टाइम नहीं है इसीलिए वो अपने फादर इन लॉ के साथ आया। लोग ये भी कह रहे थे कि ये तो गलत बात है, हस्बैंड के साथ आना चाहिए था तुम्हें, ये अच्छा नहीं होता है ऐसा वैसा फलान ढिमकाना, दुनिया भर की बातें। और विंग सुन रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके पेरेंट्स भी संभाल लेते, वांग जी भी थोड़ा बहुत बोल रहा था, ज़्यादा नहीं, बाहर वालों से नहीं, उसे बस उसके घर वालों को संभालना था, उतना नहीं। अब पूरी दुनिया का उससे ठेका थोड़ी लिया है। वांग जी अपने से मतलब रखता था बस। विंग ही थोड़ा बहुत बोल रहा था। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्किप होता है। वांग जी कहता है विंग लेट हो रहा है चले। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग कहता है माँ बाबा अपना ध्यान रखिएगा और मैं आऊँगा फिर से, परेशान मत होना। तभी कहते हैं ठीक है बेटा। वांग जी विंग को लेके बाहर निकलता है और उसके बाद कार में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग शांत था। वांग जी कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ ठीक हूँ, इतने सारे क्वेश्चन सुन सुन के थक चुका हूँ। तभी वांग जी कहता तुमने सही कहा था, कितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे आसपास के लोग, मैं सुन के ही बिल्कुल पागल हो गया। तुम कैसे संभालोगे विंग, जब कल को ये बात सामने आएगी कि तुमने डिवोर्स ले लिया है? विंग कहता नहीं पता, बहुत डर लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी किसी तरीके से ये बात टल गई है, 1-2 साल और टल जाएगी, लेकिन कब तक छुपाऊंगा? कहीं से अगर ये बात पता चल गई तो मैं क्या करूंगा? और माता पिता से अपनी कैसे छुपाऊं ये बात? वो क्या कहेंगे आखिर कि मैंने झूठ बोला, उनसे छुपाया, और आप भी मेरी वजह से बुरे बन रहे हो, मेरी वजह से फंस रहे हो इस सब में। वांग जी कहता कोई बात नहीं, इस सब बातों को माइंड मत करो, अभी के लिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। विंग कहता मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, एक तो आपका बेटा नहीं मिल रहा, उससे आप इतने टाइम से नहीं मिले, ऊपर से मेरी जिम्मेदारी आ गई, मेरी वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हो सही से, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ और आपकी ज़रूरत पड़ती है मुझे। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे हाँ मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुद अकेले नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगर आईवन होता तो मैं आराम से जा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हर चीज़ से। अगर मुझे जाना ही होगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। विंग देखता और कहता क्या? वांग जी कहता पिछली बार गया था तो आसपास जाना था, जल्दी आ जाऊँगा ऐसा था, तभी मैं तुम्हें लेके नहीं गया, लेकिन अब की दूर जाना है काफ़ी दिन के लिए, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। विंग कहता समझा नहीं। वांग जी कहता है मुझे जाना पड़ेगा बाहर 2 वीक्स के लिए, तो इस बार तुम अपने कॉलेज से लीव लेना और तुम मेरे साथ जा रहे हो। विंग कहता पर क्यों? वांग जी कहता है थोड़ा माहौल चेंज करो, तुम्हें ज़रूरत है इसकी, तुम्हें माइंड रिलैक्स करने की ज़रूरत है विंग, तुम बाहर चलो मेरे साथ, मैं काम करूँगा और तुम वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, यहाँ के लोगों से दूर रहोगे, इन सब चीज़ों से, तो तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग कहता पर ये क्या ठीक रहेगा? वांग जी कहता बिल्कुल, तुम्हें मैंने अपनी फैमिली माना है, आईवन ने जो कुछ भी किया है मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें दिल से अपनी फैमिली माना था, वो नहीं मानता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानता हूँ विंग,
इसीलिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? विंग देखता और मन में कहता है काश कि ऐसा नेचर आयुवान का होता। विंग को वांग जी का नेचर बहुत पसंद आया था। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये उसके फादर इन लॉ हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज़ फील होता था। वांग जी की बातें, वांग जी का तरीका, सब कुछ विंग को बहुत पसंद था। विंग यही सब कुछ अपने हस्बैंड में देखना चाहता था। विंग चाहता था काश कि आयुवान अपने फादर जैसा होता, सोच में, हरकतों में, तरीके में, तो बात ही क्या होती। विंग एडमायर करता है वांग जी को कि वो कितना अच्छा है, कितना सुलझा है, कितना शांत है, कितना डाउन टू अर्थ है। वांग जी परफेक्ट था, परफेक्ट, बट वो उसका फादर इन लॉ था, ना कि उसका हस्बैंड। विंग हेड चेक करता है। इधर वांग जी विंग को लेके आ जाता है। उसके बाद विंग अपने रूम में जाता है, वांग जी अपने रूम में। दोनों फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग जाता है कॉलेज और वहाँ से लीव के लिए बोलता है क्योंकि वांग जी ने कहा था बाहर जाना, और विंग को भी सच में मन था यहाँ से दूर जाने का। उसके कॉलेज वाले जो भी लोग थे परेशान करके रख दिया था उसे। विंग को टाइम चाहिए था, उसे सच में जगह चेंज करने की ज़रूरत थी, हर चीज़ से दूर। उसे लगा वांग जी कहीं ले जा रहा है तो अच्छी बात है, वांग जी बिज़ी रहेगा अपने में और वहाँ पे विंग को कोई नहीं जानेगा। विंग अकेला होगा, विंग से कोई भी किसी तरीके का बिहेव नहीं करेगा। विंग सुकून से खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाएगा। फिर विंग डिसाइड करता है और वो लीव लेके चला आता है। वांग जी पैकिंग वगैरह कर रहा था। विंग आता है और कहता है मैं आ गया, मैंने लीव ले ली। तभी वांग जी कहता है अच्छी बात है, पैकिंग कर लो, आज ही शाम को निकलना है। विंग कहता है क्या ये सही रहेगा? वांग जी कहता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा, जाओ। विंग कहता है जी। विंग वांग जी की बातों को मना नहीं करना चाहता था। वो उससे बड़ा था और समझदार भी, और विंग बहुत रिस्पेक्ट करता था। अब वांग जी कुछ भी कहते विंग को मानना है। विंग जाता है और चुपचाप जाके पैकिंग करता है। वांग जी विंग को देखता है और सोचता है कि इतना ज़्यादा सीधा इंसान है, इतना ज़्यादा अच्छा सच्चा, उसके बेटे के दिमाग पे क्या पत्थर पड़े जो इतना अच्छा उम्मीगा उसे बुरा लग रहा है। किस टाइप का है आयुवान जो उसे दिख नहीं रहा है। इतना अच्छा पर्सन शायद ही किसी को मिले। वो मन में सोचता है कि आयुवान कद्र नहीं कर रहा है इसकी, अगर शायद कद्र करता तो बात ही कुछ और होती। क्योंकि वांग जी ने देखा था विंग कैसा है, विंग में कोई कमी नहीं थी। विंग ने कोई भी बुराई भी नहीं की कभी भी आयुवान की। बस जितना आयुवान ने कहा किया उतना ही विंग ने बोला, उससे ज़्यादा नहीं। विंग तो छुपा रहा था। ये वांग जी को पता चल गया था कि विंग हाइड करता है चीज़ें, क्योंकि अगर वो चाहता तो जो कुछ हुआ था स्टार्ट में वो बता देता और वांग जी सच में वार्ड लगा देता। लेकिन विंग ने छुपाया कि वो खुद से संभालेगा, कोशिश की बचाने की सब कुछ, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि उसका बेटा ही इतना ज़्यादा बदतमीज़ था। विंग चाहता तो कुछ भी कर सकता था, विंग चाहता तो डिवोर्स के बाद क्लेम कर सकता था, लेकिन विंग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा सीधा था और आयुवान की बातों में फंस गया। वांग जी को पता था कि उसका बेटा कितना ज़्यादा चालाक है और इसलिए उसे विंग पे रहम आ रही थी कि विंग इतना सीधा पर्सन फंस गया। आखिर विंग ने कुछ गलत तो नहीं मांगा था आयुवान से। आयुवान क्यों नहीं समझ रहा? वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना प्यारा इंसान है, इससे कोई कैसे इस तरीके की घटिया बात कर सकता है और दिल दुखा सकता है विंग का। वांग जी मन में सोचता है अगर वो होता तो कभी भी ऐसे इंसान का दिल नहीं दुखाता, कभी नहीं। वांग जी हेड चेक करता और कहता है मैं भी थक चुका हूँ अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ के, वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो डिवोर्स भी हो जाएगा, काश कि मैं बात कर पाता और ये सब कुछ रोक पाता। लेकिन अब वांग जी के हाथों से बात जा चुकी थी, अब डिवोर्स होना तय था और उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी 1-2 दिन में आने वाली थी कि उनका डिवोर्स हो चुका है और विंग फ्री होने वाला था इस अनचाहे रिश्ते से। शाम का सीन दिखाते जहाँ पे दोनों ही रेडी हो चुके थे। वांग जी विंग जाते, कार में बैठते हैं और ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ के आता है। फिर विंग और वांग जी जाते फ़्लाइट लेते हैं। विंग शांत था। वांग जी बस विंग को थोड़ा चेंज जगह पे ले जाना चाहता था जिससे विंग का माइंड रिलैक्स हो। वांग जी समझता था, पता नहीं क्यों ही वो समझता था कि विंग को अलोन रहने में कंफर्टेबल फील होगा। इनफैक्ट वो खुद भी ऐसा ही था। वांग जी विंग पहुंच जाते हैं दूसरी कंट्री। उसके बाद दोनों उतरते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कंट्री थी, यहाँ पे ज़्यादातर मौसम ख़राब रहता था
और हमेशा स्नोफॉल होता था। तो यहाँ पे वैसा ही मौसम था। वांग जी विंग बाहर खड़े थे और उनकी कार आती है। वांग जी ने कॉल कर दिया था। तभी वांग जी विंग को कहता है चलो। ड्राइवर आके सामान रखता है। विंग वांग जी बैठ जाते हैं। काफ़ी ठंडा था। विंग कहता है यहाँ तो स्नो गिर रही है। विंग कार का जो विंडो था वो ओपन कर देता है। तब वांग जी कहता है ठंड लग जाएगी, रहने दो। विंग ओपन करके हाथ बाहर निकालता है और स्नो को पकड़ता है। विंग को अच्छा लगता है। वांग जी देखता है कि विंग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वांग जी फिर मना नहीं करता है और विंग को देख रहा था एकटक। और विंग स्नो से खेलने लगता है। हवा इतनी तेज़ थी कि स्नो अंदर आने लगती है कार के। और विंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे ठंड लग रही थी लेकिन विंग को अच्छा लग रहा था। विंग उसे पकड़ रहा था। विंग खो जाता है उसमें। विंग को पसंद थी स्नो। वांग जी देख रहा था। विंग बिल्कुल बच्चों की तरीके था इस समय पे। विंग को अच्छा लग रहा था। विंग के फेस पे इतने दिन बाद स्माइल आई थी, 6 मंथ बाद, उससे भी ऊपर हो गया था। वांग जी विंग के फेस की स्माइल देखता है, बहुत प्यारी थी। वांग जी भी अपने आप कब स्माइल करने लगता है विंग को देख के उसे पता नहीं चलता है। विंग आराम से स्नो के साथ खेल रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है और कहता है देखिए स्नो कितनी अच्छी है, मैंने अभी तक स्नो नहीं देखी, पहली बार है। विंग काफ़ी एक्साइटेड था। वांग जी कहता क्या सच में? विंग कहता हाँ, मैंने नहीं देखी, आपको तो पता ही है वहाँ पे स्नो नहीं होती है, और होती भी है तो ऐसी नहीं। वांग जी कहता है हाँ, जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा ही है, स्नो नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, यहाँ हर टाइम तुम्हें मिलेगी। ऑलमोस्ट बहुत कम होता है कि यहाँ स्नो ना गिरे। विंग कहता हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। और विंग देख रहा था। वांग जी खुश होता है और कहता है तुम्हें पसंद आई ये जगह? विंग कहता बहुत पसंद आई है। वांग जी कहता है ठीक है, एंजॉय करो। विंग कहता है और फिर विंग खुश हो जाता है, भूल जाता है थोड़ी देर के लिए सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ। फिर उसके बाद ऐसे ही कार पहुंच जाती है उस डेस्टिनेशन तक। वांग जी उतरता है। यहाँ पे वांग जी का एक खुद का मेंशन था। मतलब ऑलमोस्ट वांग जी कई कंट्रियों में जाता था और हर कंट्री में एक जगह होती थी जो मेन होती थी, जहाँ से उसका ऑफिस होता था, मेन हेड ऑफिस। तो वहाँ पे उसका आसपास बंगलो ज़रूर होता था। वो लेके डाल देता था क्योंकि उसे जाना पड़ता था, कॉमन था। विंग उतरता है, वांग जी भी। फिर सामान निकाला जाता है। वांग जी सर्वेंट को बोलता है कि सामान कार से ले आके अंदर रख दो। विंग बाहर निकलने के बाद देखता रह जाता है, पूरी जगह स्नो से कवर थी। विंग तुरंत ही भाग के जाता है। उसके पैर भी काफ़ी हद तक स्नो के अंदर घुस जा रहे थे, दब जा रहे थे। विंग दौड़ के जा रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग बच्चों के तरीके बिल्कुल एक्साइटेड हो गया। विंग देखता है पेड़ों के ऊपर भी स्नो थी। विंग हल्का सा हिलाता है और उसके ऊपर गिरती है। विंग को बहुत मज़ा आती है। विंग को ठंड तो लग रही थी। विंग का ठंड से फेस, हाथ और जो नेक थी, नोज़ थी, चीक्स थे, सब रेड हो गए थे। बट विंग बहुत क्यूट लग रहा था, एक बनी की तरीके। वांग जी पीछे पीछे आता है और सामान रखवा देता है और वो विंग को देखता है। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ पे ड्राइव करके आने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। वांग जी देखता है कि मौसम ख़राब है, थोड़ा सा लाइट होगा यहाँ से तब जाके वो जा पाएगा, क्योंकि अगर ऐसे स्नोफॉल हुई तो वांग जी निकल नहीं पाएगा, कार फंस जाएगी। इसीलिए वांग जी को रुकना था। वांग जी फ़ोन निकालता है और बात करता है कि अभी स्नोफॉल ज़्यादा हो रही है तो मैं आऊँगा कुछ टाइम बाद। तो बात हो जाती है। उसके बाद वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग सारे पेड़ों की बर्फ़ को हिला हिला के गिरा देता और वांग जी देख रहा था विंग को एकटक। विंग फिर जाता है और जितने पेड़ थे सारे बिल्कुल उसे शेक कर डालता है। विंग बेंच देखता है, उस पर जाके अपना नाम लिखता है। विंग को बहुत मज़ा आती है। वांग जी देख रहा था विंग कितना एक्साइटेड है और बिल्कुल खो गया है। विंग पूरी बर्फ़ में अपने पैरों के निशान बनाता है, फुटप्रिंट, और बना रहा था और वो वापस छुप रहे थे कुछ देर में। विंग कहता है ये बहुत मज़ेदार है, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। वांग जी खड़े होकर देख रहा था। वांग जी भी कवर हो गया था। विंग आता है तुरंत ही वांग जी के पास और कहता आपके ऊपर भी कितनी सारी स्नो है। विंग कहता है इसे हटाइए। वांग जी धीरे से हाथ लगाता है और हटाने लगता है। विंग कहता है अरे ऐसे नहीं, और विंग खुद ही वांग जी के बालों के ऊपर से हटाता है, क्योंकि वांग जी के बालों पे बहुत सारी स्नो गिर गई थी और वो हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे दिख थोड़ी रहा था। तो वांग जी ऐसे हाथ मारता है, 2-3 बार बालों में हाथ फेरता है और हटाता है, बट अभी भी थी। विंग अपने हाथों से उसे एक एक करके हटाता है और कहता है लीजिए हो गया। और विंग वांग जी के फेस को देखता है। इस समय विंग बहुत क्लोज था वांग जी के फेस के।
क्योंकि विंग अपने दोनों पैरों पे मतलब अपने टो पे आके वांग जी के बालों से हटा रहा था और वांग जी ने थोड़ा सर झुकाया था ताकि विंग हटा रहा था तो उसे ज़्यादा उठना ना पड़े। और इधर विंग हटा रहा था तभी अचानक से इतना क्लोज देख के वांग जी को विंग आइज़ ब्लिंक करता है और वांग जी भी देख रहा था और अचानक से वो भी आइज़ ब्लिंक करता है। दोनों तुरंत ही दूर होते हैं। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को। विंग कुछ नहीं कह पाता है और हाथ दूर करता है। वांग जी भी थोड़ा सा स्टिफ होता है और अपने कपड़ों से हटाता है और कहता है तुम भी अपने बालों को देखो, पूरे स्नो तुम्हारे ऊपर हो गया है। तभी विंग कहता है जी, और विंग हटाता है उससे अपने ऊपर से और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था ये सब कुछ। विंग खुद को रिलैक्स करता है और सोचता है कि ये जस्ट एक कंडीशन थी, इसे जाने देता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग अंदर जाते हैं। वांग जी अंदर ले जाता है तो यहाँ का घर तो विंग देखता रह जाता है। इतना ज़्यादा कोजी सा वार्मथ सा था कि विंग देखता रह जाता है। विंग कहता है तू बहुत खूबसूरत है। वांग जी कहता है ये मेरा घर है यहाँ पे और जब भी मैं आता हूँ तो यहीं रहता हूँ। विंग कहता है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। विंग जाता है तुरंत ही जो आग थी उसके पास और बैठ जाता है चेयर पे और विंग उसी के पास अपने आप को हॉट करने लगता है। विंग धीरे धीरे करके कोट हटा रहा था और बर्फ़ भी गिर रही थी। वांग जी फिर अपना सामान लेके जाता है रूम में और विंग के सामान को कहता है उसके रूम में रखवा दो। एक रूम यहाँ पे अलग था उसमें रखवा देता है। उसके बाद वांग जी जाता है, चेंज वगैरह करता है, फ्रेश होता है और खाने के लिए बोल देता है आके। फिर वांग जी भी आता है, चेयर के पास बैठ जाता है आग के पास। वांग जी कहता है तुम्हें फ्रेश नहीं होना? विंग कहता है मन नहीं हो रहा है आग के पास से जाने का, बाहर इतना ठंडा, अंदर इतना गर्म, बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने खाने के लिए बोल दिया है। फिर उसके बाद खाना खाएंगे और फिर तुम आराम करना, मैं अपना काम करूँगा। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग उठता है और चले जाता है। फिर फ्रेश होता है, आता है, फिर खाना लग चुका था, दोनों जाते खाते हैं। उसके बाद विंग तो वहीं आग के पास ही बैठता है और वांग जी उठ के अपना काम करने चला जाता है। फिर उसके बाद वांग जी नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है। विंग इन्जॉय कर रहा था यहाँ की बर्फ़ को और यहाँ के हॉट और कूल दोनों एटमॉस्फेयर को। विंग आराम से जगह भी घूम रहा था, बाहर भी निकल रहा था, थोड़ी दूर तक जाता था टहलने, आसपास की जगह देखने पैदल ही, क्योंकि स्नो बहुत थी, और वापस आ जाता था। इधर वांग जी भी ऑफिस गया था जिस दिन स्नो कम थी और वो वहीं पे फंस गया था 2 दिन के लिए और वो वापस नहीं आया। फिर उसके बाद वापस आता है। एक दिन पार्टी थी, आज स्नो कम थी, मतलब वेदर के हिसाब से आज स्नो कम होने वाली थी। वांग जी वापस आता है। उसके बाद वो आने के बाद देखता है तो विंग चुपचाप घर में ही बैठा था और एक बुक रीड कर रहा था, वांग जी की बुक सेल्फ से निकाल के। वांग जी आता और कहता कैसे हो? विंग देखता और कहता आप आ गए, कहाँ थे आप 2 दिन तक? वांग जी कहता है स्नो की वजह से वहीं फंस गया था। विंग कहता अच्छा, आप ठीक हो? वांग जी कहता हाँ ठीक हूँ, और तुम? विंग कहता मैं ठीक हूँ, मैं आसपास गया था। विंग बताता है कि वो घूमने गया था। वांग जी कहता ज़्यादा दूर मत जाना, यहाँ का तुम्हें पता नहीं है। विंग कहता हाँ मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, मैं आस ही पास गया था। वांग जी कहता ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या तुम पार्टी में चलना चाहोगे मेरे साथ? विंग देखता और कहता पार्टी? कैसी पार्टी? वांग जी कहता बिज़नेस पार्टी है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चल सकते हो मेरे साथ, यहाँ घर में रह के बोर हो गए होगे, पार्टी में चलो और लोगों से मिलोगे और जगह देखोगे, घूमोगे तो अच्छा लगेगा। विंग कहता हाँ मैं चलना चाहूँगा। विंग को पसंद आता है जाना तो विंग हाँ कर देता है। वांग जी कहता ठीक है, तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर करता हूँ, तुम और मैं न्यू कपड़े पहन के जाएंगे, काफ़ी हाई फाई पार्टी है, ठीक है? विंग कहता विंग के पास पार्टी वाले कपड़े नहीं थे तो वांग जी बताता है कि हाँ वो मंगवा देगा। उसके बाद वांग जी ऑर्डर करता है, विंग के कपड़े आ जाते हैं और शाम को दोनों को पार्टी में जाना था, दोनों पहन लेते अच्छे से, दोनों ने ब्लैक रोब पहने थे। उसके बाद वांग जी विंग जाते, कार में बैठते, उसके बाद सीधे पार्टी वेन्यू पे निकल जाते हैं जहाँ पे जाना था। उसके बाद दोनों पहुँच जाते हैं और एंटर होते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहे थे एक दूसरे के साथ। वांग जी भले एज में ज़्यादा था बट दिखने में काफ़ी यंग लगता था और वांग जी विंग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब वो दोनों एंटर होते हैं तो सभी लोग उनसे मिलने लगते हैं क्योंकि वांग जी का तो नाम चलता था। फिर वांग जी की ही पार्टी थी ये तो सभी पूछेंगे, तभी वो कहते ये कौन है? मिस्टर लैन, आप आए बट किसी के साथ, क्या ये आपका ओमेगा है? क्योंकि आपकी वाइफ तो है नहीं। वांग जी देखता और विंग भी अब यहाँ पे फिर से ऑकवर्ड। वांग जी कहता है ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहने वाला था कि ये मेरे बेटे की वाइफ है, तभी वांग जी को याद आता है कि इनका डिवोर्स हो गया। अब अगर विंग का नाम वो जोड़ेगा आईवन के साथ तो वैसे भी विंग के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है और विंग की भी बदनामी होगी फालतू में। तभी वांग जी कहता है
ये मेरे जानने वाले पर्सन हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे मत बोलिए, जब आपको पता नहीं रहता है तो बोलने से पहले सोचा करिए, ठीक है? ऐसे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तभी कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर लैन, हमें लगा आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, तभी हमने कहा, हमें नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं मिस्टर, तभी वांग जी कहता है मिस्टर वे वुशन। तभी वो कहते हैं हाँ मिस्टर वे, आई एम सो सॉरी। विंग कहता इट्स ओके, कोई बात नहीं। विंग वांग जी के फेस को देखता है जो कि काफ़ी गुस्से में हो गया था और स्टिफ। विंग धीरे से वांग जी के जो स्लीव था उसे पकड़ता है 2 उंगली से और थोड़ा सा हिलाता है। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ। विंग कहता है आंखों से इशारा करते हुए कि गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, इन्हें क्या पता। तभी वांग जी फिर रिलैक्स होता है और तुरंत ही शांत हो जाता है। विंग देखता है कि वांग जी ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। विंग को बहुत अच्छा लगता है, वांग जी उसकी सुनता था और विंग को अच्छा लगता था। वांग जी ऐसे उसकी बातों को मानता है और उसकी केयर करता है। उसे विंग के लिए गुस्सा आता है, मतलब कि विंग को किसी ने कुछ कह दिया तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी। सभी लोग विंग को देख रहे थे, सभी को पता चल गया था कि वांग जी का विंग से कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद ऐसे पार्टी में घूमते हैं, वांग जी कहीं ना कहीं विंग से अलग हो जाता है। विंग भी अकेले था, वो भी इधर उधर जाके चुपचाप एक कोना पकड़ के बैठ जाता है और उसके बाद वो वैसे ही सबको देख रहा था। जब विंग को सब देखते हैं तो विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी था। धीरे धीरे करके लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और शांति से एक जगह पे भी बैठा था। और ये भी सबको पता चल गया था कि वांग जी का इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई पार्टनर है, ना ही कोई भी पर्सन है, उससे रिलेट नहीं करता है। तो सिंपल है, ये सिंगल है और अकेला होगा। सभी आके उसे घेर लेते हैं, सारे अल्फ़ा। विंग देख रहा था, तभी वो आके बैठ जाते हैं और कहते हैं आप मिस्टर लैन के साथ हो, वैसे आप कौन हो उनके। तभी विंग कोई रिप्लाई नहीं देता और स्माइल करता है और कहता है आपको क्या ही बताऊँ, वैसे आपको क्या काम है। तभी कहते हैं वैसे तुम सिंगल हो या फिर तुम्हारी शादी हो गई है या इंगेज्ड हो या तुम्हारा कोई अल्फ़ा है। विंग देखता है और कहता है क्यों, आपको क्यों जानना है। तभी वो कहते हैं बस जानना है, अब इतने ब्यूटीफुल ओमेगा का कोई ना कोई अल्फ़ा तो होगा ही। विंग को आईवन की याद आती है और उसका दिल टूट जाता है फिर से। विंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है, तो सिंपल है, अब वो आईवन का नाम नहीं यूज़ करना चाहता। विंग कहता है मेरा कोई अल्फ़ा नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ। और विंग सर नीचे करता है। तभी वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें से एक अल्फ़ा आता है और कहता है क्या क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। विंग देखता है और कहता है नहीं, मुझे डांस नहीं आता। तभी वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है और कहता है आइए ना, और वो विंग को ले जाता है। विंग मना करता है और कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन वो पर्सन ले जाता है। वो सारे लोग जो और आए थे वो देखते रह जाते हैं और कहते हैं ये तेज़ निकला, हम तो उनके साथ टाइम भी नहीं बिता पाए, कितना ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा था। मिस्टर लैन के साथ आया तो अच्छा तो हो गई। इधर जो लैन वांग जी था वो सबसे मिल रहा था, तभी अचानक से डांस फ्लोर पे उसकी नज़र जाती है। वो देखता रह जाता है कि विंग के साथ कोई डांस कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज होके। पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वांग जी के साथ आया था विंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कुछ हो गया उसके साथ तो एक अलग सी चिड़ मचती है उसे। वांग जी तुरंत ही सबसे बात करना छोड़ता है और सीधे विंग के पास जाता है और जाके सीधे विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करता है और उसे घूर के देखता है जो पर्सन डांस कर रहा था। तभी पर्सन डर जाता है वांग जी की आंखों से। वांग जी कहता है मेरी परमिशन ली मेरे पर्सन के साथ ऐसे डांस करने से पहले, क्योंकि वांग जी देख रहा था विंग अनकंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, वो बार बार उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो कहता है प्रॉब्लम क्या है आपको, मैं डांस ही तो कर रहा था, और वैसे भी वो सिंगल है, ओमेगा है, और मेरी एज देखिए, मैं अभी सिर्फ 25 का हूँ एंड मुझे शादी करनी है, और ये ओमेगा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर लैन, ये जो भी है आपके रिलेशन में या नहीं डोंट नो, बट मुझे इससे शादी करनी है। क्या आप बता सकते हैं इसके पेरेंट्स से मैं कैसे बात कर लूँ, मुझे ये चाहिए सच में, आई लाइक इट। तभी विंग देखता घूर घूर के, विंग को समझ ही नहीं आता। वांग जी कहता है स्टॉप इट, दोबारा ऐसी बात मत करना, विंग किसी से शादी नहीं करेगा, समझ में आया। तभी वो कहता है आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। इतना आर्ग्यूमेंट देख के वहाँ के लोग आ जाते हैं। वांग जी पता नहीं विंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था, क्योंकि उसे पता था वो विंग बिल्कुल मासूम है, यहाँ बिज़नेस के लोगों से बहुत अलग है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चीप थे, जितने अच्छे बिजनेसमैन थे, जितने अमीर थे, जितने क्लेवर थे, उतने ज़्यादा चीप। वो ओमेगा को देख के किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, अगर उनका नाम किसी अल्फ़ा से नहीं जुड़ा है, ये वांग जी को अच्छे से पता था। इसलिए वांग जी नहीं चाहता था विंग पे किसी की भी नज़र पड़े। तभी वांग जी कहता है जितना कहा उतना समझो, दूर रहो, समझ में आया। ये मेरे साथ है, इसका मतलब है लैन वांग जी के साथ दूर रहना।
तभी वो पर्सन कहता है, ओहो अंकल, आप इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपका कोई है? क्या इसे आपने रखा हुआ है अपने लिए, तभी आपको इतनी चिढ़ मच रही है? वांग जी को गुस्सा आती है और वांग जी सीधे उसे पंच कर देता है